दोस्तों, प्यार भरे नमस्कार के साथ आप सभी का क्लासिक्स अड्डा में स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की कहानी के साथ। आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हर कोई उन्हें जानता है, हर कोई उन्हें पहचानता है। उनकी कहानियों और उपन्यासों को नहीं भी जानता होगा तो उनका नाम अवश्य सुना होगा। उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय में दे दूं। उनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था सन 1889 में, मीन्स 1889। बनारस में वो पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, नाटक, निबंध बहुत कुछ लिखा है। उनकी फेमस काव्य है कामायनी, जिसने हिंदी साहित्य को एक अलग ही पहचान दी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के उनकी एक कहानी के साथ। उनकी जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो बहुत फेमस नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, ना ही वो आप लोगों ने शायद ज़्यादा पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन ये कहानी मुझे अपने आप में बहुत पसंद है। इसलिए आज मैं कोई बहुत फेमस कहानी ना लेकर उनकी एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं रही, जिसे बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो कहानी अपने आप में एक अद्भुत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जयशंकर प्रसाद अपने जो उनकी लेखा विधा है ना, जो उनकी लेखन विधा है, वो उसमें गुप्त काल, मौर्य काल, इस तरह के समय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उस समय की कहानियाँ और नाटक ज़्यादा लिखे हैं, तो उनकी मुख्य रचनाएं जो भी हैं, अधिकतम रचनाएं उस काल पे बेस्ड हैं। तो ये कहानी भी उसी समय को लेकर है। तो शुरू करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुंदुभी का गंभीर घोष। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्तियां जम गईं। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए हुए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वत्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता, यानी महाराज उस दिन किसान के भेष में होते। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योगदान देते। मगध का एक राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए जब महाराज हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए और उत्सव के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान भी मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी ना थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। स्वेद के नन्हे नन्हे बिंदु उसके मस्तक पर चमक रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठती।
किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से तो कुछ कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन है, कितना प्यारा मुखड़ा है। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। यह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सर से लगा ली, किंतु साथ में उसकी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय ऊर्ज्वसित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की ही भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए इसका मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है यह। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। आज से तू राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई है। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में ना तो मेरा कोई विरोध था ना है, किंतु मूल्य स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है। मधुलिका उत्तेजित सी हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है ये? हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, बस वह खेत राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उस उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसे गुलाली खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर एक कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही है। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से वो चौंक उठे। युग कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधु वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी हुई है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोयल बोल उठी। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ना कल के उत्सव की संचालिका रही हो? अरुण ने पूछा। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान? क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? क्या आप मुझे इस अवस्था में भी संतुष्ट न रहने देंगे? मधुलिका ने कहा। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का? आह, मनुष्य कितना निर्दय है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग जाओ। मधुलिका अब आहत होकर बोली। सरलता की देवी,
मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार अरुण कुछ आगे बोल ही पाता कि मधुलिका बोल उठी। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ। मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा, अरुण ने कहा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे मुझे उससे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? अरुण ने पूछा। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य न होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई थी? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका आज अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुप के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था? वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण नहीं होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस रखता। हाय री विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उसके सूखे डंठलों के रंध्रों, नम बिजली के आलोकों में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है ना, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी। आह, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली सी चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! दोस्तों, यह था मेरी कहानी पुरस्कार का पहला भाग। आप लोग उसे ज़रूर सुने। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ये कहानी बहुत अच्छी है। आप लोग इसे पूरा सुने और मैं जल्दी से दूसरे भाग के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और क्लासिक अड्डों को फॉलो करें।